अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में हमने पाई एसिड लिगेंड्स किए थे। तो उसमें हमने एक फर्स्ट टाइप लिया था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और एग्जांपल ली थी कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको याद नहीं है तो हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे हमारा वो रिवाइज होगा। तो मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ विल बी इन। तो ये मेरे पास 4 एग्जांपल्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के। तो हर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, विच एक्ट्स एज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड से शॉर्ट में पाई एसिड लिगेंड। तो इनमें मैंने क्या बोलना है कि किसमें हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो C और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा किस में होगी। तो आपको याद है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, मैंने बोला था जो मेटल है हमारे पास, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फिर कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जो रिजल्टिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अगर बस इतना ही होता तो हम इसको क्लासिकल लिगेंड बोलते, सिंपल डोनर लिगेंड बोलते। फिर मैंने बोला मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैक डोनेट होंगे, तो वापस ओवरलैप करेंगे विद द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और मैंने बोला था इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो फिर यहां पे एक सिंगल बॉन्ड के बदले यहां पे डबल बॉन्ड आएगा जिसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। फिर जब यहां से डबल बॉन्ड आएगा फिर यहां से भी ये ट्रिपल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड आएगा। अब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो या इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होगा, मतलब यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका होगा वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इन बिटवीन 1 and 2। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 से ज्यादा, 3 से कम। अब ये मेटल, मैंने क्या बोलना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या बोलना है, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे पहले कितना था, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 था और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो बिकॉज ऑफ दिस पाई बैक बॉन्डिंग, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पाई बैक बॉन्डिंग। क्योंकि जब पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो उसका जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर वो कम है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो रहा है तो मतलब लेंथ ज्यादा होगी। अब जितना पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जितना पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, हमने किया ना लास्ट क्लास में डिस्कस, पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, 3 से 2 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा तो लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो उतनी ज्यादा होगी। तो पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, लेकिन हम यहां पे मेटल और कार्बन बॉन्ड नहीं ले रहे, हम यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो लेंथ ज्यादा होगी। तो लेंथ कब ज्यादा होगी, CO बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी, जब पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो मैंने क्वेश्चन में बोलना कि हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ किस में, तो हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ इन 4 एग्जांपल्स में से वहां पे होगी जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। और पाई बैक बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा होती है, पाई बैक बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा होती है, ये भी मैंने लास्ट में बोला था। पाई बैक बॉन्डिंग वहां पे ज्यादा होगी जहां पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि मेटल पे नेगेटिव, तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, और जितनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी ना, जितनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे ज्यादा होगी, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो
पाई बैक डोनेट ज्यादा करे, मतलब वो लिगेंड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वो वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं देगा। तो अब फिर से, तो पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ तब ज्यादा होगी जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब चलो, हमें सबको अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहां पे 6 कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबके सब न्यूट्रल है, लेकिन बाहर से चार्ज कर रखा है माइनस, तो इस वेनेडियम पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है Cr पे, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 है। अब यहां पे जो Mn है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से न्यूट्रल, इस पे +1 चार्ज है और इस पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो अब कहां पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब मेटल लिगेंड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट करेगा, कहां पे, फर्स्ट केस में कि लास्ट केस में, तो फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में वेनेडियम पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, तो जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, लेकिन वहां से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और वहां से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा मतलब लेंथ ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन, ठीक है। चलो, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चलो अगर दूसरा क्वेश्चन रख देता हूं इसमें, मैं अगर इसी क्वेश्चन में रख दूं, चलो इसी क्वेश्चन सेम ऑप्शन सेम रख देते हैं। अब इसमें मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन बना देता हूं। मैं यहां पे रख देता हूं द स्ट्रॉन्गेस्ट MC bond is present in, the strongest MC bond is present in, तो किस में, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट M मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, इनमें से किस में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर से वही बात, मुझे लगता आपको आ जाएगा बोलना, सर पहले तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहां से सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी फिर यहां से डबल बॉन्ड आएगा, वहां से भी डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो मतलब ये बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग। तो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो पाई बैक बॉन्डिंग अब किस में ज्यादा होगी, जिसमें मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से कहां पे ज्यादा है, तो वेनेडियम में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा। तो पाई बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा करेगा तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए भी जरूर बोलिए द स्ट्रॉन्गेस्ट MC बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, सो द ऑप्शन इसमें जो इसमें बी फर्स्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोलता CO बॉन्ड लेंगे तो वो डिफरेंट था, लेकिन यहां पे मेटल कार्बन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड वहां पे होगा जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और पाई बैक बॉन्डिंग वहां पे ज्यादा होगी जहां पे मेटल पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन रख दूं, क्वेश्चन नंबर 3, मे बी अगर यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 रख देते हैं यहां पे, VC डिस्टेंस, वेनेडियम कार्बन डिस्टेंस इन VCO6 and VCO6 negative are respectively parts
पिकोमीटर में दे दीजिए। तो VC डिस्टेंस इन वेनेडियम CO न्यूट्रल है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास न्यूट्रल है, सेकंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो मेरे पास जो ऑप्शंस यहां पे, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन रखा है मैंने 200 पिकोमीटर एंड 193 पिकोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 193 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 200 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर, लास्ट ऑप्शन है 193 एंड 193। जरा बोलिए, वेनेडियम इज अ मेटल हियर और कार्बन, फिर से इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही है। तो वेनेडियम और कार्बन के बीच में मैंने बॉन्ड लेंथ देनी है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता? हमें कहां पता है एक्चुअल वैल्यू क्या होगा बॉन्ड लेंथ का, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू याद नहीं रखना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप खुद ब खुद कर सकते हो, देखेंगे ना कैसे करेंगे। तो यहां पे भी वेनेडियम के पास 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स है, यहां पे भी वेनेडियम के पास 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, सेकंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, और दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है तो पाई बैक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन दोनों में पाई बैक बॉन्डिंग सेम नहीं होगी, बिकॉज यहां पे वेनेडियम पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे वेनेडियम पे -1 ऑक्सीडेशन, जो बाहर से चार्ज है वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है। अब सेकंड केस में नेगेटिव चार्ज है मेटल पे, तो मतलब वो पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा। तो जब लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। मेटल और कार्बन के बीच में यहां पे वेनेडियम और कार्बन, वेनेडियम पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे देगा ना ज्यादा, पहले था ना ट्रिपल बॉन्ड, तो वेनेडियम पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को ज्यादा देगा एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। तो जब ज्यादा देगा इसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा यहां पे, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज्यादा आएगा तो लेंथ कम होगी। तो किस में कम होगी? वेनेडियम CO6 नेगेटिव में। एंड फर्स्ट में जो रिलेटिवली आप बॉन्ड लेंथ देखोगे यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे भी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, यहां पे भी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, यहां पे पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी, यहां पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से वेनेडियम और कार्बन के बीच में जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ज्यादा आएगा, मतलब लेंथ कम होगी। तो यहां पे लेंथ कम, यहां पे लेंथ ज्यादा, तो फर्स्ट केस में लेंथ ज्यादा, तो यहां पे 293 तो यही सही है। इसमें उल्टा ये तो नहीं आएगा, यहां पे दोनों बराबर रखे थे, यहां पे दोनों बराबर रखे तो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो आपने यहां पे भी देखना है रिलेटिवली कहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, कहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये हो गया इस पाई बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक और कर देते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रख देता हूं मैं इसमें। इस पाई बैक बॉन्डिंग पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following CO carbon oxygen stretching frequency is maximum? Stretching frequency is maximum. तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज FeCO6 2 पॉजिटिव, सेकेंड है वेनेडियम CO6 नेगेटिव, सी है MnCO6 पॉजिटिव, एंड लास्ट है यहां पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है दैट इज CrCO6। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो सबके सब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, आयरन, वेनेडियम सब में कार्बन मोनोऑक्साइड है, सब में पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो फिर से देखना पड़ेगा कि
पाई बैक बॉन्डिंग कहां पे सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे तो मेटल पे +2 चार्ज है, यहां पे तो माइनस चार्ज है, यहां पे तो +1 है, यहां पे तो 0 है। तो जहां पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी। तो यहां पे पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और वेनेडियम पे पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब करना है क्या? अब आप बोलोगे अभी तक तो हमने किया CO बॉन्ड लेंथ या MC बॉन्ड लेंथ, या CO बॉन्ड ऑर्डर MC बॉन्ड ऑर्डर, या CO बॉन्ड स्ट्रेंथ MC बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहां पे तो हमने कुछ लिखा है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये जो कल हमने टॉपिक किया पाई एसिड लिगेंड, इसमें मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की वो सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखाई। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है दैट कम्स फ्रॉम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपको वेव नंबर निकालना है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर मुझे वेव नंबर निकालना है किसी भी वाइब्रेशन के लिए, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है हमारे पास दैट इज √1/2πc डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय म्यू। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो k है उसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, म्यू इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेव नंबर। लेकिन अब ये थोड़ा ऐसे अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूं ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, तो फिलहाल हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है। तो जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात होगी तो वहां पे हम इस एक्सप्रेशन से कर लेंगे। तो यहां पे मैं सिंपल वर्ड्स चूज करूंगा ताकि जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो विदाउट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम वैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो एक्चुअली तो यहीं से करना है, लेकिन सिंपल वर्ड्स कैसे करेंगे मुझे बोलिए। मैंने क्या करना है, यहां पे जो C ट्रिपल बॉन्ड O है तो मैंने इसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। जब किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशंस में दो टाइप्स होते हैं, बेंड होना और स्ट्रेच होना। बेंड में बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ऐसे सीजरिंग भी बोलते हैं इसको, ऐसे तो ऐसे इसको बोलते हैं बेंडिंग। अगर लेंथ आप चेंज, अगर आप बॉन्ड एंगल चेंज कर रहे हो, अगर हम बॉन्ड एंगल चेंज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैंड होना, बैंडिंग। फिर उसके भी अलग अलग से टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, ऐसे दो एटम्स हैं इनको आप ऐसे खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। फिर वो भी डिफरेंट टाइप, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो यहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मैंने इसको स्ट्रेच करना है। और फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी वहां पे एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो फिर से मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे जो मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, मैंने इसको ऐसे खींचना है, मैंने इसको स्ट्रेच करना है। तो अगर ये बॉन्ड मान लो, अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो कुछ ये ऐसे होगा ना जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग होगी, तो अगर फ्री है तो कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ट्रिपल बॉन्ड से कम होगा, इट कैन बी 2.5, 2.4, 2 और 3 के बीच में होगा। अब यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब ये हमारे पास फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है। लेकिन ऐसे ये प्रेजेंट होगा किस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, वहां पे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होगा। तो मुझे जरा बोलिए, मैंने इस कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है इसको भी खींचना है, मतलब उसके लिए मुझे एनर्जी लगेगी, लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी लगेगी, इसको भी खींचना है और इसको भी खींचना है। तो कहां पे मुझे स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए? जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि जो बॉन्ड वीक होगा? जो स्ट्रांग होगा। जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना उसको स्ट्रेच करने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए, और जो बॉन्ड रिलेटिवली वीक होगा उसको स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम चाहिए। तो मुझे जरा बोलिए, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड में भी मैंने स्ट्रेचिंग करनी है, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है वहां पे भी C और O के बीच में जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेच करना है। कहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी? मुझे लगता है आप बोल सकते हो। तो यहां पे है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर्ड
टू द सी एंड ओ में अगर मैंने स्ट्रेच करना है, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होगा। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सी और ओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो बॉन्ड वीक बन रहा है रिलेटिव टू द फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए मुझे एनर्जी कम चाहिए। तो यहां पे हर जगह एनर्जी कम चाहिए एज कंपेयर टू फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अब मैंने क्या बोला, इनमें से इन विच आर द फॉलोइंग CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम, तो जहां पे मैंने यहां पे देखना सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहां पे होगी, जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, और फिर मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होगा। आप इसको ऐसे देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन छोड़िए आप, ये हम ऐसे यहां पे इस क्लास में, जिस क्लास में हमें इस पे यूज नहीं करेंगे, तो मैं यहां पे फिर से कह रहा हूं, फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहां पे M, यहां पे C है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड O है। ये कब होगा, जब पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जब पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां से पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, चलो एक्सट्रीम केस में डबल एंड डबल, तो यहां पे स्ट्रेच करने में फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा लगेगी, यहां पे स्ट्रेच करने में एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। तो मुझे जरा बोलिए, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। तो अगर वीक हो रहा है तो मुझे जो वाइब्रेशनल, इसको वाइब्रेट करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कम चाहिए। तो जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पे इस बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए मुझे कम फ्रीक्वेंसी लगेगी। तो कम फ्रीक्वेंसी कहां पे लगेगी, जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो यहां पे है ना, मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, तो पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। मेटल एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बनेगा, लेकिन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड वीक होगा तो उसको स्ट्रेच करने में कम फ्रीक्वेंसी लगेगी। लेकिन मैं शायद यहां पे मैक्सिमम कह रहा हूं, मिनिमम नहीं कह रहा हूं। तो मैक्सिमम किस में होगा, जिसमें पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां पे 0, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे 2 पॉजिटिव, तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स द फर्स्ट वन। ठीक है, समझाया क्या हो गया फर्स्ट में। सर इसमें अब इसको अब ना रिवर्स डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल पे चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। क्या ये पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा कि कम? सर ये कम करेगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, तो मतलब ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, ये रिलेटिवली वीक होगा। इसका मतलब वहां से जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। तो अगर सी और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, उसको स्ट्रेच करने के लिए हमें एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलो ये मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। तो ये हमने बात की अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, लेंथ बॉन्ड, ऑर्डर बॉन्ड, एनर्जी, वाइब्रेशनल या फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरह मेटल कार्बन बॉन्ड के भी यही 4 पैरामीटर्स है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने बात खत्म की अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज एक्टिंग एज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब अगर मैं 1-2 एग्जांपल्स रख दूं यहां पे, जो मैंने वहां पे उस लास्ट वाली क्लास में मैंने सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में कुछ और भी एग्जांपल्स रखी थी ना, तो उनको भी थोड़ा सा देखेंगे कि उनमें क्या होता है। अगर आपको याद है, मैंने बोला था वहां पे जो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में मैंने कौन कौन सी एग्जांपल्स दी थी, होपफुली आपको याद होंगे। एक तो मैंने एग्जांपल दी थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, और मैंने एग्जांपल दी थी CN नेगेटिव की, मैंने एग्जांपल दी थी NO पॉजिटिव की, और मैंने एग्जांपल दी थी PH3 या जनरल में PR3, PH3 या PR3 या PX3। फिर मैंने बोला था ये अलग से देखेंगे और उनको हम अलग से देखेंगे। अब लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की वो तो मैंने खाली कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल डिस्कस की, इट इज अ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है ना, वही साइनाइड के साथ भी होगा और NO पॉजिटिव के साथ भी होगा। बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8। साइनाइड में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 और एक नेगेटिव चार्ज है, 6, 7, 13
और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी N एंड O, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो मतलब जो भी चीजें मैंने डिस्कस की रिगार्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो जो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में बोला वैसे ही बिल्कुल अप्लाई करना है Cn नेगेटिव पे भी, वैसे ही बिल्कुल अप्लाई करना है NO पॉजिटिव पे भी। तो जो हमने यहां पे बात की वही बात साइनाइड और NO पॉजिटिव के साथ भी हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये होगी 3 एग्जांपल्स। अब इसके बाद यहां पे इन 3 एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे एक्ट करते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो चलो कोई एक एग्जांपल लेंगे, तो अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो बाकी एग्जांपल्स में फिर अकॉर्डिंगली होगा। तो देखते हैं क्या होता है इन फॉस्फीन में या सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फीन्स में। चलो इसमें से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो ये जो सेकंड एग्जांपल है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में, आपको जनरल में PR3 रख दीजिए। ठीक है, तो दिस R can be even HPH3 phosphine, this can be methyl, this can be phenyl, या PX3 फिर फ्लोरीन, PF3, PCl3, PBr3। तो जो आप एक के साथ होगा वही सब के साथ होगा। तो होता क्या है तो देख लीजिए, मेरे पास यहां पे मेटल है, ठीक है, तो इसने बॉन्ड बनाना है PR3 के साथ। तो वहां पे जो डोनर एटम है फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस का एटम नंबर 15 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 में से 3 यूज हो गए होंगे बॉन्ड बनाने के लिए विद 3 R ग्रुप्स, H हेलोजन जो भी है, और फिर बचा होगा लोन पेयर। तो वो लोन पेयर PR3 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मेटल का कोई ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल फास्फोरस के उस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो इस लिगेंड ने अपना लोन पेयर डोनेट किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो बन गया ना सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बन गया बिटवीन फास्फोरस एंड मेटल, एंड इन दिस केस दिस लिगेंड इज एक्टिंग एज ए सिग्मा डोनर। तो होगी ना सिग्मा डोनर। अब इसके बाद क्या होता है, अब मेटल पे d ऑर्बिटल्स हैं, तो डबल डबल शेप है उनकी। अब जो फास्फोरस है इट इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसका जो वैलेंस शेल है थर्ड शेल है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3d तो वैकेंट है ना, तो इसके 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, तो उनकी भी शेप ऐसे मैं यहां पे दिखा देता हूं। फास्फोरस के ऑर्बिटल्स में, मैं r के ऑर्बिटल्स नहीं दिखा रहा हूं, फास्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल्स, दीज आर वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे लेकिन फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो पाई बैक डोनेट कैसे करेगा। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। अब क्या होगा, अब ये वापस देगा, तो इनकी d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इन d ऑर्बिटल्स के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम द मेटल टुवर्ड्स द लिगेंड। तो इस बॉन्डिंग में यहां पे जो बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस लिगेंड ने क्या अब एक्ट किया, अब ये सिग्मा डोनर है कि सिग्मा एक्सेप्टर। सर इसने क्या किया, ये जो फास्फोरस है इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, डोनेट किया टुवर्ड्स द मेटल, सो इट इज अ सिग्मा डोनर टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। अब पाई बॉन्ड यहां पे बनाना है, तो पाई बॉन्ड बनाने के टाइम इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया कि डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो इट इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। फिर जरा मुझे बोलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें क्या डिफरेंस है, वो भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर था, ये भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है। तो वहां पे
यहां पे मतलब इस एग्जांपल और कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जांपल में डिफरेंस है। वहां पे जो ये ऑर्बिटल्स थे ना, अगर आपको याद होंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स थे, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। लेकिन यहां पे जो ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द मेटल, जो पाई बैक डोनेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से एक्सेप्ट करते हैं, तो दीज आर वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डी पाई इंटरेक्शन, है ना, डी पाई, वहां से भी डी, यहां से भी डी, सो इट इज डी पाई इंटरेक्शन। वहां पे था डी पाई एस्ट्रिक इंटरेक्शन, यहां पे डी पाई इंटरेक्शन। और इस बॉन्डिंग को भी हम साइनर्जिक बॉन्डिंग कह सकते हैं, बिकॉज यहां पे भी इस बॉन्ड के बनने से ये थोड़ा नजदीक आएंगे, फिर जब पाई बॉन्ड बनेगा तो और नजदीक आएंगे, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे भी इसी तरह पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अब इसमें भी एक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो क्या आते हैं? कभी कभार ऑर्डर आएगा, यहां पे मैं रख देता हूं वो ऑर्डर, वो आप याद रखोगे। या चलो यहीं पे मुझे बोलिए, ये जो आर है ना यहां पे, ये आर, अब ये आर एच भी हो सकता है, ये आर सी एच 3 भी हो सकता है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, इट कैन बी ब्रोमीन। तो ये पाई बैक डोनेट कब ज्यादा करेगा? जितना इस आर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जितना इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फास्फोरस उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा बनेगा। तो फास्फोरस जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा बनेगा, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट ज्यादा करेगा। तो ये पाई बैक डोनेशन कब ज्यादा होगी? जब इस आर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे हम इसको लिख के रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर ग्रुप, जो भी है वहां पे, जितना इस आर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो पाई बैक बॉन्डिंग भी उतनी ज्यादा होगी, पाई बैक बॉन्डिंग भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये आप इसमें याद रखिए। ठीक है, फिर जरा यही अप्लाई करके जरा मुझे बोलिए यहां पे पाई एसिडिटी ऑर्डर, pi acidity order in PF3, PCl3 and PBr3। जरा इनमें पाई एसिडिटी ऑर्डर बोलिए। चलो मैं यहां से साफ कर देता हूं, आप तब तक इसका ऑर्डर दे दीजिए। तो इनमें से पाई एसिडिटी ऑर्डर किसका ज्यादा आएगा? ये लिगेंड्स है ना, तो पाई एसिड एक्ट करेंगे तो किसका ज्यादा आएगा? तो पाई एसिड क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करे फ्रॉम द मेटल ड्यूरिंग पाई बैक बॉन्डिंग। तो लिखा ना मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना उस आर ग्रुप की ज्यादा होगी, पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये फास्फोरस को डेफिशिएंट बहुत ज्यादा बनाएगा, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो इनका पाई एसिडिक ऑर्डर है। ठीक है, चलो तो ये, और जो मतलब यहां पे PR3 के साथ होगा वही PH3 के साथ, PF3, PCl3, PBr3 सबके साथ वैसे ही होगा। तो इसके साथ हमने क्या खत्म किया? इसके साथ हमने खत्म किया जो हम पढ़ रहे थे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। उन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में हमने बोला था दो टाइप्स आएंगे, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, एंड सेकंड एग्जांपल मैंने दी थी पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो उसमें भी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हो, जो सेकंड एग्जांपल, जो सेकंड क्लास है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का, तो जिनका नाम हमने बोला था पाई एक्सेप्टर, पाई, मतलब ये थे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, लेकिन वो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो उनमें भी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले ये कर देते हैं सब। तो उसमें कौन सी एग्जांपल है आपको याद है? उसमें कौन सी एग्जांपल रखी थी मैंने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में जो सेकंड टॉपिक वही है हमारा, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या पाई एसिड लिगेंड्स। पाई एसिड लिगेंड्स में जो सेकंड टाइप था उसका नाम था पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अब उसकी कोई एग्जांपल याद है? ईथीन दिया था, इथाइन दिया था, बेंजीन दिया था। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। तो जो एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज ईथीन, ETHEN, मतलब C2H4, ये वाली एग्जांपल।
अब ये कैसे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक्ट करेगा? तो कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्या किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होता है प्रेजेंट? हाँ, एक मशहूर सी एग्जांपल है हमारे पास है जिसी साल्ट। जिसी साल्ट, उसकी जो फॉर्मूला है वो हम लिख के रखेंगे यहां पे, दैट इज के, फिर यहां पे प्लैटिनम, उसके साथ जो लिगेंड्स हैं 3 क्लोराइड लिगेंड्स हैं, उसके बाद ये है कौन है C2H4 का एक लिगेंड है, ठीक है, ये हमारे पास लिगेंड है। लेकिन इसके साथ यहां पे कुछ ईटा पड़ी है, नीटा पड़ी है, ऐसे कुछ लिखा है, इसको बोलते हैं हैप्टिसिटी। तो ये हमने डिस्कस करना है यहां पे। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, पाइसेड लिगेंड्स में सेकेंड टाइप है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसमें मैंने एग्जांपल दी ईथीन, और ईथीन बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है, हम ये याद रखेंगे। जिसी साल्ट, ये जिसी साल्ट की फॉर्मूला है, इसमें ये काउंटराइन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, 3 क्लोरीन लिगेंड्स है। जो क्लोराइड लिगेंड्स है वो नॉर्मल सिंपल डोनर लिगेंड्स है, क्लासिकल लिगेंड्स है, लेकिन ये नॉन क्लासिकल है। अब बोलोगे ऐसा लिगेंड तो अभी तक हमने नहीं देखा जिसमें हमने ये कुछ ईटा रखा था या नीटा था, फिर आगे कुछ ऊपर पता नहीं कुछ 2 लिखा है आपने, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यही इस टॉपिक में आ जाएगा। तो हम दिखा देते हैं यहां पे कि ये C2H4 कैसे एक्ट करेगा एज पाइसेड लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो दिखा देते हैं कैसे एक्ट करेगा ये थी। चलो यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। तो इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी? तो यहां पे जो मेटल है, चलो यहां प्लैटिनम है, प्लैटिनम ही रख देते हैं। अब यहां से मान लो Cl वो तो पता ही है, मैं खाली वो वाला लिगेंड दिखा देता हूं सिंपलिसिटी के लिए, अदरवाइज बाकी लिगेंड्स भी प्रेजेंट है यहां पे। तो यहां पे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इथीन डबल बॉन्ड है इसमें। तो क्या ये एक्ट करेगा एज लिगेंड? क्या इस पे लोन पेयर है? लोन पेयर तो नहीं है, कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, इस कार्बन पे भी लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो लगता है कि शायद ये लिगेंड एक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन कलर्ड, ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो यहां पे जो पाई बॉन्ड होगा वो बनता है बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग, बनता है ना। तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। मान लो अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, चलो अगर मैं वैसे ही दिखाऊं मे बी उससे अगर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो डबल बॉन्ड के बदले में इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा देता हूं। मान लो ये एक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस होगा। फिर उसके बाद जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड वो कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से होगा। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, तो समझ लो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। थोड़ा सा शेयर करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से वहां से दिखे। तो ये इथीन मॉलिक्यूल है। अब क्या ये एक्ट कर रहा है एज ए लिगेंड? तो मैंने बोला ये भी एक्ट कर रहा है एज ए लिगेंड, तो फिर हम पढ़ते ही क्यों अगर ये लिगेंड एक्ट नहीं करता। लेकिन ये अपना लोन पेयर नहीं देता, ये अपना कुछ नेगेटिव चार्ज इस पे नहीं है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, तो ये भी एक्ट करते हैं। तो लिगेंड के लिए जरूरी नहीं कि उस पे लोन पेयर होना चाहिए। तो लिगेंड्स वो भी होते हैं जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, मॉलिक्यूल है ना ऐसे, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, प्लैटिनम के किसी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ ओवरलैप करके, तो यहां पे पाई डोनेशन हो रहा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि पाई? सर ये पाई है, तो ये अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहा है? तो पाई कर रहा है। तो दैट्स व्हाई द नॉमेनक्लेचर क्या है इसका नाम? पाई डोनर। नॉर्मली अभी तक क्या आ रहा था? सिग्मा डोनर लिगेंड्स, लेकिन ये पाई डोनर, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है। तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद अब यहां पे जो मेटल पे वैसे जैसे आप करते हो, तो यहां पे मेटल पे डी ऑर्बिटल्स होंगे और उन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पाई बैक बॉन्डिंग के लिए। अब ये मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इथीन के वैकेंट ऑर्बिटल्स, और यहां पे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां पे भी वैसे ही। तो यहां पे भी आपके
पाई एंटी बॉन्डिंग, उनको आप ऐसे दिखा सकते हो, वो भी ऐसे 4 लोब्स दिखाने वहां पे। तो लेकिन ये कौन से ऑर्बिटल्स है? पाई एस्ट्रिक ऑर्बिटल्स, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वैकेंट। तो ये इनके साथ ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले क्या किया जरा यहां से देख लो, तो ये कौन सा लिगेंड है? ये इथीन लिगेंड है। इसने अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया? पाई, तो यहां से पाई बॉन्ड बना। ऊपर से जो लिया वहां से भी कौन सा बॉन्ड? पाई। तो दोनों केसेस में पाई पाई आ रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है। और यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आ जाएगी ना, अब सिग्मा बॉन्ड तो बना, जब मेटल के डी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन कलर्ड है, जब यहां पे आएगा, किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आने से व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड ऑर्डर? यहां पे था ना डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कब कैसे निकालते थे? याद है वो लोअर क्लासेस में? तो हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने से इसका जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, 2 से कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सी सी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस ड्यू टू दिस पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहां पे लिख के रखेंगे। तो क्या होगा इसमें? यहां पे ये आप याद रखिए, सी सी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, कम होगा ना, तो बाकी फिर अकॉर्डिंगली आएगा। तो अगर सी सी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ? तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो रहा है, तो पहले था डबल बॉन्ड, मतलब आप लिख सकते हो इट इज लेस देन 2। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ? ये अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वीक? रिलेटिवली वीक होगा, मतलब सी सी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस इन कंपेयर, लेकिन कंपेयर तो किया ही नहीं मैंने, इन कंपैरिजन टू फ्री C2H4। तो अगर हमारे पास फ्री C2, जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री और कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल कार्बोनाइल्स में कंपेयर कर रहे थे, इसी तरह मेरे पास अगर ईथीन है फ्री अलग से, तो वहां पे C और C के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है, C और C के बीच में बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप उस फ्री C2H4 मॉलिक्यूल को कंपेयर करोगे ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जहां पे उसने पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक्ट किया है, तो वहां पे उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सीसी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बिकॉज पाई बैक बॉन्डिंग के दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। व्हाट विल हैपन टू बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। फिर एक और चीज, सेकंड पॉइंट आप इसमें याद रखिए, हमारे पास यहां पे जो है ना सी डबल बॉन्ड सी, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, मैं ना इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये हमारे पास था ना फ्री C2H4, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे। ये C डबल बॉन्ड C H, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? सबको आएगा, कोई खतरनाक चीज तो है नहीं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, पता है ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो इसका जो स्टीरिक नंबर 3 है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट्स sp2। तो यहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है? आप लिखते हो ना ट्राइगोनल प्लेनर, तो मतलब ये प्लेनर होगा। अब ये प्लेनर होगा, तो यहां पे भी ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, फ्लैट मॉलिक्यूल है। कब? जब ये फ्री होगा, जब C2H4 मॉलिक्यूल फ्री होगा तब ये फ्लैट होगा, प्लेनर होगा। लेकिन जब यही C2H4 ऐसे किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा जहां पे इसने एक्ट किया एज पाई एसिड लिगेंड, तो क्या हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। तो जब बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया, बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, तो ये प्लेनर कहां रहेगा? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया, लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड एंगल चेंज होंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। तो मतलब हम लिखेंगे यहां पे ड्यू टू दिस पाई बैक बॉन्डिंग C2H4 लूजेस प्लेनैरिटी, मतलब इट विल बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल नाउ। तो कोऑर्डिनेशन का नॉन पोलर नहीं, नॉन प्लेनर,
नॉन प्लेन, ठीक है। तो इससे पहले ये फ्लैट था, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में फ्लैट नहीं होगा, ये नॉन प्लेनर होगा, कुछ बेंट फेंट शेप आएगी, और कितना बेंट होगा, कितना नॉन प्लेनर होगा, ये डिपेंड करेगा वहां पे जो पाई बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो इतना हो गया इसमें। तो कौन सा लिगेंड हमने पढ़ा ये जो पाई एसिड लिगेंड्स में, इस एग्जांपल में हमने कौन सी एग्जांपल ली, C2H4, तो ये एग्जांपल हमने ली। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगे, लेकिन चलो ये क्या एक्ट कर रहा है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब मैंने ये नहीं दिखाया, अब ये क्या, ये कुछ ईटा या नीटा भी पढ़ते हैं, तो ये है क्या, मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या, मैंने वहां पे 2 क्यों दिखाया, तो वो आप देख लीजिए। और इसमें हम बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो ये हम बाद में फिर से करेंगे, क्वेश्चंस में ये रिपीट होगा फिर। तो इस ईटा की सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखते हैं यहां पे। तो ये जो यहाँ ईटा है, इसका मतलब है हैप्टिस्टी। हैप्टिस्टी, डेंटिस्टी नाम सुना है, डेंटिस्टी हो गया वो नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो बॉन्ड बनाएंगे एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या वहां से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आएंगे। तो हैप्टिस्टी हम यूज करते हैं, वैसे डेंटिस्टी हम यूज करते हैं जब वहां पे सिग्मा बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हैप्टिस्टी हम वर्ड तब यूज करते हैं जब वहां पे पाई बॉन्डिंग होगी, जैसे अभी ईथीन में था। इट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स simultaneously attached with the central metal atom, तो एक पाई बॉन्डिंग में इट्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ पाई लिगेंड्स, पाई बॉन्डिंग में ये एप्लीकेबल है, जैसे अभी मैंने लिखा था, सिग्मा बॉन्डिंग में नहीं। So it is the number of atoms of ligands simultaneously attached with the central metal atom. कितनी simultaneously attached है, तो उसका क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने अभी प्लैटिनम दिखाया, ठीक है ना, तो मैंने बोला था उससे एक साइड से Cl 3 क्लोरीन थे, ठीक है, यहां से क्लोरीन थे, तो यहां से मैं रख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां से बोले किसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, क्लोरीन ने। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आ रही है ना ईथीन की टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, किसने बॉन्ड बनाया, मेटल के साथ। अभी मैंने दिखाया ना कुछ, अभी इससे पहले दिखाया था, मैंने बोला था इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डोनेट होता है टुवर्ड्स द प्लैटिनम, लेकिन बॉन्ड किसने बनाया, क्या बॉन्ड हाइड्रोजन ने बनाया, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन कहां बॉन्ड बना सकता है, क्या कार्बन ने बनाया, मतलब इस कार्बन ने बनाया या इस कार्बन ने बनाया। मैंने क्या बोला इससे पहले जब मैंने बॉन्डिंग दिखाई, मैंने क्या बोला कि कार्बन, ये कार्बन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्या ये कार्बन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, नहीं, मैंने बोला इन दो कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डोनेट हो रहा है, तो दोनों कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो, तो मतलब इसको ऐसे दिखाना था, कुछ ऐसे, तो इस तरह से, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अगर आप एटम्स के हिसाब से बात करोगे कितने एटम्स अटैच्ड है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब हो गया इस कार्बन और इस कार्बन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो मतलब ये दोनों कार्बन साइमल्टेनियसली अटैच्ड है विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग में दो नहीं आ सकते, सिग्मा बॉन्डिंग में तो एक ही आ सकता है, लेकिन इसमें दोनों आ रहे हैं, तो दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं प्लैटिनम के साथ, या दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंटरेक्शन कर रहा है प्लैटिनम के साथ। दैट्स व्हाई आप यहां पे जो दिखाते हो ना ऐसे, हैप्टिस्टी इसकी 2 है, तो ये तो हो गया हैप्टिस्टी। तो उस लिगेंड की हैप्टिस्टी कितनी है, तो यहां पे 2 है, मतलब उस लिगेंड के साइमल्टेनियसली 2 एटम्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इट इज ये जो लिगेंड है, ये जो मैंने अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखाया, इसकी जो हैप्टिस्टी है दैट इज 2। चलो अब अगर अभी डाउट है, आपको अच्छे से समझ नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। मैं यहां पे एक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रख देता हूं, CrC6H6, ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है CrC6H6, तो क्रोमियम के साथ C6H6 एज ए लिगेंड है, तो C6H6 बहुत बार आपने सुना होगा, बेंजीन है ये। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, इस तरह से सबको पता है, मुझे नहीं लगता कोई क्लास में होगा जिसको नहीं पता। चलो, तो ये बेंजीन है,
फिर आप रेजोनेंस दिखाते हो, डिलोकलाइजेशन करते हो, फिर जल्दी जल्दी दिखाता है। ऐसे ही बेंजीन है। तो मुझे बोलिए इस बेंजीन में ये एरोमेटिक है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं इसमें? 3, 1 2 3। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाकल्स रूल वगैरह भी फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक भी है। चलो, मगर क्या ये एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड? हाँ, ये एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड, लेकिन ये आपने लोन पेयर्स नहीं देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ये वाले 2 दे सकता है, ये वाले 2 भी दे सकता है, या ये वाले 2, या सबके सब दे सकता है। तो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इससे तो कुछ आइडिया ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर मैं अब ऐसे रख दूं, यहां पे 6 आगे लिखूं, फिर C6H6 ट्वाइस, अब आइडिया आया ना। तो मतलब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट्स क्रोमियम, और लिगेंड्स कितने? बेंजीन 2। तो ये पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग पाई, और हर एक लिगेंड के साइमल्टेनियसली कितने एटम्स अटैच्ड है विद द सेंट्रल मेटल एटम? दैट्स 6। सो व्हाट इट इज हैप्टिसिटी, इट इज 6। तो अब दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? तो मान लो यहां पे आपके पास है, ठीक है ना, ये मेरे पास है बेंजीन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहां पे क्रोमियम रख देते हैं, ठीक है। ये बेंजीन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये क्रोमियम क्या किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा? एक कार्बन के साथ नहीं। अगर किसी एक कार्बन के साथ कहीं पे नेगेटिव चार्ज वगैरह होता तब हम इसको बोलते हैं सिग्मा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता, तो इसने तो पाई बॉन्ड बनाने। तो इस बेंजीन के जो 3 पाई बॉन्ड्स में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होता है टुवर्ड्स द क्रोमियम। इसी तरह यहां पे इस बेंजीन रिंग के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डोनेट होता है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो अब ये सिग्मा, मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स है कि पाई पाई पाई, यहां पे जो बॉन्डिंग हो रही है मेटल और लिगेंड्स के बीच में, वो पाई बॉन्डिंग हो रही है। तो दैट्स व्हाई यहां पे क्या लिखा है? ई, मतलब ये लिखा है ईटा भी पढ़ते हैं, नीटा, चलो ईटा 6, या आप कभी कभार आप शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते थे, पाई C6H6, ठीक है। लेकिन बेटर रहता है ऐसे दिखाना, क्योंकि इससे आपको आइडिया भी मिलता है कि उस लिगेंड के साइमल्टेनियसली कितने एटम्स अटैच्ड है। तो बेंजीन के कितने एटम्स अब साइमल्टेनियसली अटैच्ड है क्रोमियम के साथ? सबके सब 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन, सबके सब। अब सबके सब एक एक करके नहीं, सबके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अटैच्ड है। दैट इनडायरेक्टली मींस के सबके साथ इसकी जो अटैचमेंट है सभी कार्बन के साथ, तो इसकी हैप्टिसिटी 6 है। तो अगर मैं ऐसे 1-2 लिगेंड्स रख दूं जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि जब अब आगे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, लिगेंड्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, लिगेंड्स ये हमारा लास्ट था लिगेंड्स का। अब लिगेंड्स के बाद 1-2 छोटी सी टर्म्स है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इस टॉपिक के बाद में भी वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हमारा EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, उसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आएंगे वो ये वाली एग्जांपल जिनमें पाई लिगेंड्स होंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड काउंट देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वो चिलेट लिगेंड्स मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, वैसे EN भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर EN हमारा उस बेसिक्स में लास्ट टॉपिक है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम EAN रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर वो IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड वो आइसोमेरिज्म वगैरह। लेकिन यहां पे मैं 1-2 यहां पे एग्जांपल्स रख देता हूं पहले पाई लिगेंड्स के। तो पहले मैंने रख दिया यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो कैसे दिखाओगे आप इसको? तो जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने एटम्स अटैच होंगे? दोनों। तो इसको आप दिखाओगे ऐसे, eta2 आगे C2H4। नॉमेनक्लेचर में देखेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं इनका। तो फिलहाल eta2 C2H4, या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पाई C2H4, ठीक है, हो गया एक। अब दूसरा रख दीजिए यहां पे, आप यहां पे भी रख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, इसको भी रख सकते हो। तो जब ये भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों कार्बन अटैच होंगे उसके साथ। इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो, eta2 C2H2, और आप लिख सकते हो पाई C2H4, ठीक है। चलो, जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज बेंजीन, जो मैंने अभी दिखाई ना, मैं इनको समराइज करके दिखा रहा हूं। तो कैसे दिखाओगे? eta6 C6H6 और
यहां पे पाई C6H6। चलो फोर्थ एग्जाम्पल, बस 2 एग्जाम्पल्स और। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक में देखा होगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। इज इट एरोमेटिक? 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या यहां पे एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन है? हाँ, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, तो यहां पे एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे ना, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। तो क्या लिखूं मैं इसमें, चलो मैं पहले ईटा लिख देता हूं, आगे C5H5 क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये एग्जांपल क्यों रखी मैंने, कुछ बच्चों को लग रहा है सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, क्योंकि पाई बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स आपने 2 लिखा। चलो ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 लिखेंगे। तो बेंजीन ने दिए ना 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने, तो ये 6 लिखेंगे। तो कुछ बच्चों को लगेगा सर ये भी तो 6 देगा ना, 2, 4 एंड 6। तो मैंने मत ना बोला, हैप्टिसिटी इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। हैप्टिसिटी हो गया उस लिगेंड के कितने एटम्स साइमल्टेनियसली अटैच्ड है विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू पाई बॉन्डिंग, तो यहां पे कितने एटम्स, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है लेकिन एटम्स 5 ही है, तो इसका 5 लिखना पड़ेगा। या और जैसे मैंने वहां पे लिखा पाई C5H5 बाहर से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल यहां पे 5th एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यहां पे भी रेजोनेंस होगी, अलाइल ग्रुप है, CH2 ऑर्गेनिक में अलाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इस वाले लिगेंड में 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो ये अपना कार्बन यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, मैं दिखा दूं अलग से इसको, तो होपफुली चलो ये आप कर सकते हो कॉपी वगैरह, तो इसको मैं अलग से दिखा देता हूं। यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो या तो एक कार्बन यूज करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि अपना लोन पेयर करेगा ना डोनेट टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, तब इट विल एक्ट एज ए सिग्मा डोनर लिगेंड। लेकिन या तो ये अपना पूरा, इसमें रेजोनेंस होगी, या तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा मेटल को देने के लिए, देन इट विल एक्ट एज ए पाई लिगेंड। तो इसको मैं अलग से दिखा देता हूं इस एग्जांपल, तो ये तो याद रखा। सो ये पाई लिगेंड है, इसमें 2 दिखाना है, इसमें 6 दिखाना है, इसमें 5 दिखाना है। तो इस एग्जांपल को हम यहां पे, ये लास्ट एग्जांपल है हमारी आज की, तो ये हम लास्ट पे कर लेते हैं। तो क्या एग्जांपल है, ये अलाइल ग्रुप है, ये अलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब इसको दिखाने के 2 तरीके, एक आप बोलोगे सर हम ऐसे ही करेंगे ना, मतलब ये क्या करेगा, चलो एक तरीका यहां से है, आप बोलोगे सर ये ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने किसी मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया, सीधे कार्बन ने बॉन्ड बनाया। दूसरा तरीका हो गया, नहीं सर इसमें रेजोनेंस होगी ना, तो हम इसको रेजोनेंस फॉर्म में दिखाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है ना ऐसे, फिर रेजोनेंस की वजह से यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां से भी पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो क्या करेगा, ना तो ये कार्बन, ना तो ये कार्बन, ना तो ये, तो इन तीनों का के ऊपर जो डिलोकलाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना यहां पे, जब इसमें रेजोनेंस होगी, इसके नेगेटिव चार्ज में जब रेजोनेंस होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज्ड होगा। तो जब डिलोकलाइज्ड होगा तो अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी मेटल को देगा। तब जरा बोलिए क्या करेगा, एक्ट एज पाई लिगेंड और सिग्मा लिगेंड। पाई तो बोलिए क्या नाम आएगा, ये आएगा ईटा, ऐसे लिखेंगे ना, कितने एटम्स, एक हाइड्रोजन नहीं, कार्बन 1 2 3 3, फिर फॉर्मूला क्या है C3H245H5 और बाहर से चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तब ऐसे दिखाना है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो C3 लिखा, हाइड्रोजन कितने 2 3 4 5, बाहर से नेगेटिव चार्ज, तो 3 क्यों लिखा, क्योंकि आपने तीनों कार्बन साइमल्टेनियसली, तीनों कार्बन पे जो
4 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 दोगे 4, तीनों कार्बन पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, चारों इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी मेटल को दे रहा है, तब इसकी जो हैप्टिसिटी वो 3 आएगी। तब इसको ऐसे दिखाना है, या आप इसको दिखा सकते हो पाई C3H5 नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप ऐसे दिखाओगे आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन अगर आप इसको ऐसे दिखाओगे, इसने इस CH2 पे था ना नेगेटिव चार्ज, इसने अपना नेगेटिव चार्ज दिया, अब अगर खाली एक एटम ने बॉन्ड बनाया ना मेटल के साथ, ये मतलब पाई बॉन्ड होगा, ये क्या होगा सिग्मा। तब पता है कैसे दिखाते हैं हम, तब हम इसको दिखाते हैं सिग्मा C3H5 नेगेटिव। ठीक है, तब इसको ऐसे दिखाते हैं, यहां पे कैसे दिखाया, पाई C3H5 नेगेटिव, मतलब तीनों ने बॉन्ड बनाया। जब सिग्मा होता है ना तब एक ही एटम होता है, तब सिग्मा बॉन्डिंग के टाइम एक से ज्यादा, तो साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा बॉन्ड्स मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड के टाइम एक ही होता है। तो इसको दिखाने का एक और तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, eta1 C3H5 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अब ये जो ईटा ये मेनली पाई बॉन्डिंग में यूज करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग में नहीं करते यूज। लेकिन अगर ऐसी एग्जांपल्स होंगी जिनमें या तो वो अपना एक यूज करेगा या तो 2, 3, 4 यूज होंगे, तब आप वहां पे ऐसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिग्मा बॉन्डिंग में ये मैंने अभी बोला हैप्टिसिटी इज यूज्ड फॉर पाई लिगेंड्स, तो ये पाई लिगेंड्स में यूज नहीं करते। लेकिन ऐसे लिगेंड्स जिनमें ये थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट करना होगा कि एट अ टाइम कितने एटम्स यूज हो गए मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तब आप यूज कर सकते हो। तो क्या मतलब हो गया, व्हाट इज इट, इज हैप्टिसिटी 1। तो जब भी हैप्टिसिटी 1 होगी ना, जब भी हैप्टिसिटी 1 होगी तो समझ लीजिए वो सिग्मा लिगेंड है। लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 है तब दैट्स अ पाई लिगेंड। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया कौन सा टॉपिक, लिगेंड्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। वो जो 3 क्लासिफिकेशंस हमने की, तो इस टॉपिक के साथ हमारा लिगेंड्स का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन लिगेंड्स पे 1-2 क्वेश्चंस हम और करेंगे, या अगर आपको कहीं पे डाउट वगैरह है कुछ तो वो भी देखेंगे, वो हम फिर से दिखाएंगे। और इस वाले टॉपिक को अब हम रिलेट करेंगे विद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम मे भी कुछ और टर्म्स भी करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन उनको रिलेट करना है। मेनली जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है, बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अल्लाह हाफिज।